विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी नेट की अ, परीक्षा की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नाटक पर बातचीत कर रहे थे और हमने नाटक की पूरी परंपरा को समझने का प्रयास किया और किस तरह से हिंदी नाटक का जो वैविध्य है, जो विस्तृत सरोकार है, जो जन सरोकार है, जो लोगों में समाज में चेतना पैदा करने का जो उपक्रम रहा है, वो किस तरह से जन जन तक पहुंचता है। और उसी सिलसिले में अब इस में हम बात करेंगे रंगमंच के बारे में। देखिए, नाटक में रंगमंच का कितना बड़ा स्थान होता है। नाटक एक तरफ लिखना अलग बात होती है और उसको वापस रंगमंच पर ले जाकर के उसका डिस्प्ले करना, नाटक खेलना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा रहती है। और हिंदी का जो रंगमंच है उसकी विकास की परंपरा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर आता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आता है। 1850 से 1885 उनका जन्म और मृत्यु का समय है। इतने कम समय में कितना कुछ लिखने वाले भारतेंदु के महत्व को हम किसी भी स्तर पर किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सकते हैं। और किस तरह से भारतेंदु ने नाटक को जनजीवन के साथ जोड़ते हुए, सामाजिक चेतना के साथ जोड़ते हुए, लोगों में चेतना फैलाने के लिए नाटक का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं और नाटक जैसी विधा कैसे अपना योगदान दे सकती है, उसके प्रमुख चरण है। तो हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु जी को ही माना जाता है, और जिन्होंने नाटक के माध्यम से सामाजिक समस्याएं और राष्ट्रीय चेतना को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। उस जमाने की कल्पना कीजिए जब भारतीय जनता अनपढ़ हुआ करती थी, यानी कि मतलब अनपढ़ लोगों में कोई विचार पैदा करना, उनके भीतर राष्ट्रीय चेतना पैदा करना, उनको देश के जज्बात समझाना कितना मुश्किल था। तो भारतेंदु ने उस जज्बात को डिस्प्ले करने के, उस जज्बात को अभिव्यक्त करने के लिए नाटक जैसी सिंपल, सरल और बहुत जल्दी कम्युनिकेट होने वाली विधा का चुनाव किया भारतेंदु जी ने, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटकों का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना, लोक चेतना का विकास करना। ठीक है, यानी कि जो फारसी की जो रंगमंच की परंपरा थी, जिसमें कि मतलब सिर्फ सेक्सुअल बातें करना या इस प्रकार की बातें करना, गाली गलौज करना, उन सारी चीजों से निकाल करके एक महत्वपूर्ण सरोकार के साथ अगर कोई नाटक को रंगमंच को जोड़ता है, तो रंगमंच को जोड़ने का काम कौन करते हैं? भारतेंदु करते हैं। बलिया नाट्य समाज 1884 में हिंदी रंगमंच के विकास में बलिया नाट्य समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जहां भारतेंदु ने नाटक पर व्याख्यान भी दिया था और सत्य हरिश्चंद्र तथा नील देवी नाटकों का मंचन भी किया था। कौन कौन से? सत्य हरिश्चंद्र जो राजा हरिश्चंद्र के बारे में है, और नील देवी नाटक का उन्होंने मंचन किया था। फिर उसके बाद आता है प्रसाद युग, रंगमंच का प्रसाद युग। प्रसाद के नाटकों में भी वही बात होती है फिर, और प्रेम, त्याग, राष्ट्रीय चेतना और स्त्री की स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की बात की जाती है। फिर आज़ादी के बाद का समय आता है जिसमें कि तमाम तरह के प्रयोग धर्मी नाटकों और रंगमंच का समय आता है, दृश्य विन्यास का समय आता है, और नाट्य सृजन का अनिवार्य अंग किस तरह से माना गया, दृश्य को किस तरह से आप क्रिएट करते हैं तकनीकी प्रयोग के माध्यम से, क्योंकि रंगमंच में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बगैर आप रंगमंच को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो उन सारी विधाओं के महत्व को प्रदर्शित करने में, उसको स्थापित करने में रंगमंच किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता रहा है, वो सारे तथ्य इसमें आते हैं। फिर जब हम आधुनिक रंगमंच की बात करते हैं तो उसमें जो लोक नाट्य की जो शैलियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर समाज की अपनी लोक परंपराएं हैं, लोक वैविध्य है, लोक का विधान है। उस सारे विधान को जब हम एकाकार करते हैं तो भारतीय समाज या वैश्विक समाज के साथ उसका क्या कम्युनिकेशन जुड़ता है, सरोकार क्या बैठता है। तो बंसी कौर, रतन थियाम जैसे कलाकारों ने नौटंकी और अन्य लोक नाट्य शैलियों का प्रयोग किया। ठीक है, ये बड़े नाट्य कलाकार थे, रंगमंच के बड़े उस्ताद थे, बंसी कौर, रतन थियाम जैसे, है ना। फिर संगीत, जो नाटक एकेडमी जो नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी, उसका कितना बड़ा योगदान था कि नाटक में संगीत को किस प्रकार से समायोजित किया जाए। फिर लोक परंपराएं, लोक उत्सव को आयोजित करना, बड़े बड़े नाट्य समारोह आयोजित करना, और जनता में इस बात
की एक चेतना पैदा करने का काम किस तरह से रंगमंच कर सकता है। फिर एक भारतीय मुहावरे की, जो इंडियन ट्रेडिशन की हम बार-बार बात करते हैं ना, तो रंगमंच बीच में बहुत सारे पश्चिमी प्रभाव और तमाम तरह के प्रभावों के चलते जिसको कहते हैं ना कि भारतीयता की खोज, नेहरू जी की किताब है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारतीयता की खोज, भारत की खोज। तो उन सारी चीजों के माध्यम से किस प्रकार से सारी चीजें डेवलप होती है और नाटक उसमें क्या कर सकता है, नाटक में क्या क्या हो सकता है। तो संस्कृत नाट्य लोक रंगमंच पारसी रंगमंच की पृष्ठभूमि से विकसित होता है, आपको पता ही है। फिर नाट्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक शब्द का प्रयोग केवल नाटक के रूप में न करके व्यापक अर्थ में किया है। नाटक का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या आएगा, रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, रस, वेशभूषा, रंग शिल्प, दर्शक सभी आ जाते हैं ना। तो इन सारी चीजों पर जब विस्तार से बातचीत की जाती है, जब इन पर विस्तार से चीजों को साझा किया गया, समझाया गया, तो उस दशा में भारतेंदु जी का क्या योगदान है, भारतेंदु हरिश्चंद्र अपना क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनकी क्या स्थिति होती है। और खास तौर से ब्रज भाषा का जमाना था वो, तो ब्रज भाषा से हिंदी खड़ी बोली में आना, और फिर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में क्या स्थिति थी, वहाँ पे रंगमंच किस प्रकार का था, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी भाषा इसको बोलते हैं हम लोग, बार बार उर्दू मिश्रित भाषा की बात की जाती है। फिर मुंबई, भोपाल आदि जहाँ रंगमंच की बहुत गहरी परंपरा भी थी। फिर रामलीला, रासलीला, संस्कृत नाट्य, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ना कि भारतेंदु के बाद फिर जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश जैसे रचनाकारों को हम बहुत याद करते हैं। और 40 का दशक बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर इप्टा स्थापित होता है, तो पृथ्वी थिएटर मुंबई में है, और तमाम हबीब तनवीर साहब है, तमाम लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका जो पूरा इतिहास रहा है, इसमें क्या होता है कि देखिए, लोक रंगमंच जिसमें रामलीला, रासलीला, नौटंकी आदि शामिल थी, है ना। क्योंकि आप जिस भी समाज की बात करेंगे, हर समाज की अपनी रंगमंच की एक बहुत गहरी परंपरा है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिर काशी साम्राज्य की रामलीला, रामनगर, वाराणसी आदि चीजें होती है। फिर अवध में कहीं वाजिद अली शाह की ठुमरी, है ना। ये सारी चीजें रंगमंच को डेवलप करने में, रंगमंच को विकसित करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर मैथिली नाटकों की परंपरा रही है, जो 17वीं शताब्दी से वर्तमान बिहार में फली फूली। ठीक। फिर 18वीं शताब्दी में ब्रज भाषा, पद्य नाटक, स्वांग, ओपेरा आदि शुरू होते हैं। ठीक है। और 1860 में मेरठ और दिल्ली, बनारस आदि में होने लगता है। फिर मैंने कहा ना कि अंग्रेज जो हुकूमत थी, उसमें भी अंग्रेज जो पश्चिमी जो पूरी शैली है, उसके प्रभाव में रंगमंच हिंदुस्तान में बहुत फला फूला था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उसमें सिर्फ अंग्रेजों को ही एंट्री थी, भारतीय लोगों के लिए उसमें किसी प्रकार का प्रवेश नहीं था। और जो सारी एक अलग सिस्टम था, आप उसका अंदाज लगा सकते हैं, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो पता होगा। फिर देखिए, सिब्रेटोन जिन्हें संगीत के रूप में जाना जाता है, देवनागरी लिपि में मुद्रित किए जाने लगे। ठीक। फिर मैंने कहा ना कि पारसी रंगमंच का बहुत ज्यादा प्रभाव हिंदी रंगमंच पर पड़ता है। अब देखिए, फिर कालिदास के नाटक खेले जाने लगे, और तमाम इन लोगों ने अंग्रेजी में भी अनुवाद किया, उन लोगों ने विलियम जोन्स द्वारा पश्चिमी भाषा में अनुवाद किया गया। और कम से कम कह रहा है कि 46 नाटकों का अनुवाद अंग्रेजी में किया उन लोगों ने। संस्कृत नाट्य शास्त्र को समझने का प्रयास किया इन लोगों ने। तो ये पूरी एक पुरानी परंपरा है। तो इस तरह से ब्रिटिश लोगों की जो राजधानी इस समय थी कलकत्ता थी, आपको मालूम ही है। और बंगाली पुनर्जागरण और बंगाली रंगमंच का उसमें एक बड़ा गहरा प्रभाव था। और उसी समय मुंबई में पारसी रंगमंच भी उभर रहा था। ठीक है। तो उसमें मैंने कहा ना कि कुलीन लोग जो थे, राजा महाराजा थे, अंग्रेज लोग थे, उन्हीं लोगों को उसमें एंट्री थी। आम आदमी के लिए वहां पर कहीं कोई स्थान नहीं था। तो इससे भी आप कुलीनता का और अंग्रेजी हुकूमत का और भारतीय जो राजा महाराजा थे उनकी स्थिति का अंदाज लगा सकते हैं कि उनका आम आदमी के साथ क्या कम्युनिकेशन था, और आम आदमी की जिंदगी में कितनी गरीबी थी, और यहाँ के राजा या जो कुलीन लोग थे, एलिट लोग थे, उनकी जिंदगी में कितनी अमीरी थी, है ना। तो ये आजादी की जिस लड़ाई की हम बार बार बात करते हैं, उसमें जो तमाम चीजें आती है, उनका इसलिए महत्वपूर्ण स्थान समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम बार बार लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आम आदमी के लिए उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और सामंती व्यवस्था में आपके लिए क्या अधिकार थे, क्या नहीं थे, उसकी जो वास्तविकता है, उसका अंदाज आप इतिहास को जब लोक या एक आम आदमी की निगाह से उसके अधिकारों की दृष्टि से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो पता चलेगा कि लोकतंत्र ने हमें क्या दिया और क्या नहीं दिया। ठीक है।
तो पारसी रंगमंच उभर रहा था और मैंने कहा ना कि उसमें तमाम चीज़ें थी और सारी चीज़ें चल रही थी और किस तरह से उसमें देखिए यथार्थवाद और कल्पना, संगीत, नृत्य, कथा और तमाशा, सांस्कृतिक संवाद और ये सारी चीज़ें जिनका मेलोड्रामा के माध्यम से रंगमंच का विकास हो रहा था। ठीक। और शेक्सपियर के नाटकों का भी ये लोग किस तरह से भारतीय संदर्भ में प्रयोग कर रहे थे या यहाँ विकसित करने का पूरा प्रयास चल रहा था। वो पीछे जाएंगे तो मुगल काल का प्रभाव भी था, वो सारी चीज़ें हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन 1868 के बाद किस तरह से आधुनिक हिंदी रंगमंच का आरंभिक विकास हमने कहा ना कि भारतीय हिंदू से होता है और फिर बाद में बनारस के खुद रहने वाले थे, वो बनारस का एक बड़ा गढ़ रहा है, तो रामलीला और तमाम चीज़ों के लोक परंपराओं के माध्यम से उत्सव मनाने की एक बड़ी परंपरा वहाँ रही है। फिर बंगाल का जो पुनर्जागरण था उसका प्रभाव बाकी भारतीय समाज या भारतवर्ष पर कैसे पड़ता है उसको भी हम नाटक के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर हमने कहा ना कि 1881 में भारतीय हिंदू का जो नाटक आया था अंधेर नगरी, वो किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत की जो तमाम विडंबनाएं हैं उन सारी कमजोरियों को कहीं न कहीं अभिव्यक्त कर रहा था। तो एक राष्ट्रीय चेतना, एक एक जो भारतीय चेतना जिसको जगाने की हमेशा आवश्यकता थी, वो किस तरह से लगातार बढ़ रही थी और उसका प्रभाव सब तरफ हो रहा था। फिर भारतेंदु के बाद भी बहुत सारे लोग आते हैं। फिर देखिए इसमें क्या होता है, आधुनिक में जो आते हैं, फिर उपेंद्र नाथ अश्क आते हैं, प्रसाद आते हैं, फिर मराठी रंगमंच का बड़ा प्रभाव था, बंगाली रंगमंच था, है ना? तो सारी चीज़ें आती है। फिर फ़िल्म भी इसमें इसमें डेवलप हो रही थी। 1931 में आलम आरा के साथ बोलती फ़िल्मों का आगमन भी हो जाता है ना? तो सिनेमा और थिएटर और रंगमंच किस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में घुल-मिल जाती है और कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना, स्त्रियों की समस्या, दलितों की समस्या, वो तमाम विषय, लोकतांत्रिक मूल्य, समानता की बात, इक्वलिटी की बात, है ना? लोकतांत्रिक वैल्यू की बात, कुल मिलाकर के एक एक बड़ी चेतना पैदा करने का, जनता के भीतर एक खास तरह का विचार पैदा करने का काम करते हैं। फिर 20वीं शताब्दी में हिंदी रंगमंच को इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन, इप्टा जिसको बोलते हैं, है ना? इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन की स्थापना होती है और किस तरह से 1942 में फिर वामपंथी विचारधारा जो मार्क्सवाद बोलते हैं उसकी स्थापना के साथ एक जन चेतना का प्रचार प्रसार होता है और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं उसमें उस दौर के। और किस तरह से ये सब शुरू होता है और मुंबई में ही सब शुरू होता है और इसमें महिलाओं की संख्या बढ़ने लगती है और कृष्णचंद्र, केपी आजमी, बलराज साहनी, मोहन सहगल, दीना पाठक, शांति वर्धन, दुर्गा खोटे जैसे तमाम जो बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही जन सरोकारों के साथ चलने वाले जो नाट्य कलाकार थे, जो बाद में अभिनय की दुनिया में भी आते, फिल्मों में भी अभिनय करते हैं, इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और पृथ्वीराज कपूर ने, जिन्होंने 1944 में यात्री यात्राशील थिएटर मंडली पृथ्वी थिएटर, जो कि मुंबई में है नाटक थिएटर, आज भी आप चाहे तो देख सकते हैं उसको, पृथ्वीराज कपूर ने अपने नाम से इसकी स्थापना की थी और किस तरह से वो उस जमाने में तमाम अभाव और तमाम चीज़ों के बावजूद वो शुरू करते हैं और 1960 तक काम किया और बाद में उनकी सेहत के कारण बहुत उनकी मृत्यु से पहले बंद करना पड़ा इसे और बाद में उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने शुरू किया और अभी भी वो चलता है। ठीक। फिर आज़ादी के बाद भारत सरकार ने तमाम चीज़ें शुरू की। संगीत नाटक अकादमी 1952 में कला प्रदर्शन को स्थापित करने के लिए। फिर 1959 में एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना शुरू की भारत सरकार ने। ठीक है। तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसने किस तरह से रंगमंच को बढ़ाने में, नाटक आधुनिक रंगमंच को डेवलप करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें इब्राहिम अलकाजी, शांता गांधी जैसे तमाम बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। फिर नाट्य विद्यालय रिपोर्टरी कंपनी की स्थापना 1964 में होती है, जिसमें ओम शिवपुरी, मनोहर सिंह, उत्तरा बावकर, सुधा शिवपुरी, सुरेखा सीकरी जैसे तमाम, जो मैंने कहा ना कि बड़े महत्वपूर्ण जो कलाकार थे, जो कि सच में आम जनता से जुड़े हुए थे और जिनका सरोकार कहीं न कहीं रंगमंच को जन लोकप्रिय बनाना, सत्ता के साथ एक प्रतिरोध के स्वर के साथ खड़ा करते हुए जनता के जो तमाम मुद्दे हैं उनको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उत्तर भारत में कौन था? राज बिसारिया, एक अत्यंत सम्मानित मंच निर्देशक, पश्चिमी क्लासिकल नाटकों के रहे, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। राज बिसारिया कोशिश की कि नाटकों किस प्रकार से पेशेवर, मतलब उसको कॉमर्शियल भी स्थान दिया जाए और
वो जो नाटक कलाकार है, जो अभिनेता है, उनका घर परिवार भी तो उनको चलाना होता है ना भाई। सिर्फ समाज सेवा के लिए तो नाटक नहीं कर पाएँगे ना। तो उन्हें उस प्रकार की ख्याति भी मिलनी चाहिए, आर्थिक उनकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। उन सारी चीज़ों को किस तरह से अच्छा किया जाए, इसको लेकर के बड़े-बड़े लोगों ने काम किया। और फिर भारतेंदु नाट्य कला अकादमी 1975 में, जिसकी लखनऊ में स्थापना होती है, जिसके संस्थापक निदेशक राज बिसारिया ही थे, ठीक? तो ये सारा चीज़ चलने लगता है। और फिर तो आप देखते हैं कि पश्चिम में, आप बेंगलुरु में भी बहुत सारे नाट्य संस्थान हैं, जिसमें कन्नड़ नाटकों का अभिनय होता है, हिंदी के भी होता है ना? तो जो हमारे जितने भी राज्य हैं भारत के, उनकी तमाम जो भाषाएँ हैं, उनमें जो नाट्य परंपरा है, रंगमंच की परंपरा है, वो भी रंगमंच की परंपरा से बहुत कुछ लेती है, देती है। और आपस में लेन-देन तो कलाओं में चलता ही रहता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। और आज आप देखेंगे नाटक या रंगमंच की बात, तो रंगमंच में तमाम बड़े संस्थान हैं, बड़े नाटक है। फिर नुक्कड़ नाटक की बात भी हम करते हैं, तो नुक्कड़ नाटक उसको बोलते हैं कि जो कहीं सड़क पर बाहर आप खेल रहे हैं, कहीं पर भी जाकर के, जनता को एकत्र करने के लिए और जनता के मुद्दों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। इसमें सफदर हाशमी ने अपना बहुत सारा योगदान दिया था, और बाद में दिल्ली में उनकी हत्या भी हो जाती है। इससे आप परिचित हैं ही हैं, ठीक है? फिर इसमें बंसी कौल है, हबीब तनवीर साहब है, जो छत्तीसगढ़ रायपुर में पैदा हुए थे, लेकिन किस तरह से छत्तीसगढ़ी में वो सारे नाटक लिखे। और उस नाट्य शैली के माध्यम से, मैंने कहा ना कि लोक की परंपरा को किस तरह से एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में स्थापित करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई ले जाता है, तो हबीब तनवीर साहब ले जाते हैं, है ना? मुंबई भी गए थे, फिर बाद में दिल्ली भी गए थे, फिर बाद में विदेश चले जाते, कुछ सीख के आते, हिंदुस्तानी थिएटर सीखा उन्होंने और तमाम काम किया, है ना? तो उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। फिर हमने बताया ना कि लंदन चले गए थे कुछ इंग्लैंड राडा से लौटने के बाद हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी आदिवासियों के साथ अपना काम शुरू किया, और भोपाल में रहे और तमाम काम करते हुए उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे। चरणदास चोर उनका बहुत फेमस नाटक है, 1975 में आया था। और उसके बाद असगर वजाज साहब है, बाबा कारन थे, आपको पता ही है, भारत भवन भोपाल जो भोपाल में है, वो वहाँ पे किस प्रकार से तमाम तरह के नाटक खेले जाते हैं। तो इसकी एक लंबी परंपरा है, और उस लंबी परंपरा को अगर आप समझेंगे, तो नाटक और रंगमंच के जो तमाम आयाम हैं, उनको आप समझ सकते हैं, है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चाहे मोहन राकेश हिंदी के हों, चाहे भारती बांग्ला के तमाम लेखक हो, चाहे माँ श्वेता देवी हो, 1084 की माँ हो उनकी, है ना, उषा गांगुली हो, तमाम लोग हैं, नादिरा बब्बर है, बहुत सारे जिनके नाम जितना लूंगा उतना कम है, अनुपम खेर है, तमाम लोग आ गए इसमें, जो भी नाटक और रंगमंच के जो आर्टिस्ट है, चाहे वो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा ना कि लोक लोक की जो परंपरा है, उसको भी किस तरह से इन्होंने अपना उसको स्थान दिया है। हिंदी लोक रंगमंच की एक बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा रही है ना? उसमें तमाशा और तमाम चीजें रही है, तो उन्होंने भी किस तरह से रंगमंच को डेवलप करने में अपना स्थान दिया। और नुक्कड़ नुक्कड़ नाटक, मैंने कहा ना कि जो नुक्कड़ कहीं पे गली में कहीं भी खेल रहे हैं आप जाकर के, स्त्री की समस्या को लेकर के है, बेरोजगारी की समस्या को लेकर के है, अ, अशिक्षा को लेकर के है ना? आजकल पॉल्यूशन को लेकर के है, बेरोजगारी की समस्या है, तमाम तरह के सवाल है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, भ्रष्टाचार है। तो एक एक जो सामाजिक चेतना संपन्न जो रंगमंच का कलाकार होता है, वो इस प्रकार के ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनको उठाता है, और एक कॉमन आदमी के साथ किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि जो अनपढ़ जनता है, उसके भीतर एक अपने अधिकारों के लिए, अपनी शिक्षा, एक बेहतर जिंदगी की जो चेतना है, उसको किस प्रकार से आप पैदा कर सकते हैं। उसमें रंगमंच अपना क्या योगदान दे सकता है, क्या भूमिका निभा सकता है, नाटक किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर नाटक ऐसा करते हैं, तो नाटकों का जो योगदान है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें खुद भी नाटक देखने चाहिए, नाटकों को समझने का प्रयास करना चाहिए, रंगमंच को समझना चाहिए। हमारी जो लोक परंपराएं हैं, है ना, उसमें जो एक फूटता है, हंसी मजाक है, मस्ती है, उसका भी कहीं न कहीं रंगमंच के साथ एक गहरा जुड़ाव है। क्योंकि जो श्रमजीवी, जो मेहनत करने वाला वर्ग है ना, वो अपनी थकान मिटाने के लिए कभी गाता है, कभी गुनगुनाता है, कभी कुछ नृत्य कर रहा है, कभी कुछ डांस कर रहा है, उसकी अलग-अलग परंपराएं हैं, है ना? तो उसके पीछे भी एक एक कहते हैं ना कि एक लॉजिक, एक तर्क है, और उस तर्क के आधार पर उस परंपरा को उनके पुरखों ने शुरू किया, और परंपरा अभी भी चल रही है। तो उस लिहाज से अगर हम समझेंगे, तो नाटक, रंगमंच, नाट्य शैलियाँ, लोक परंपराएं, वो किस तरह से हिंदी रंगमंच के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं,
तो इस तरह से हम उसके महत्व को, उसकी महत्ता को समझ सकते हैं। तो इसी रंगमंच की पूरी कड़ी में जो लोक परंपरा है, मैंने कहा ना कि लोक परंपरा भी इसके अंदर ही इंक्लूड है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है, हमें उसको इतर नहीं समझना है। अगर हम उसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसके साथ जोड़कर समझेंगे, तो शायद जो आधुनिक जो रंगमंच है, उसके जो वैविध्य है, उसकी जो बारीकियाँ हैं और उसमें एक रंगमंच का जो कलाकार है, एक नाट्य निर्देशक है, कहाँ-कहाँ से क्या चीज़ लेता है और कैसे उन सारी चीज़ों को लेकर के अपने नाटक को और प्रभावशाली बनाता है। उसमें ध्वनि और तमाम चीज़ें वेशभूषा, साउंड तमाम चीज़ें जो होती है, कि कलाकार को किस तरह से प्रेज़ेंट किया जाए ताकि वो बात जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाहता है, वो कम्युनिकेट कर सके और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है? तो वीडियो पूरा देखिए और बने रहिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिएगा और नेवर गिव अप, और गिव अप नहीं करना है, लड़ते रहना है आखिरी दम तक। अपने आप को मोटिवेट हमेशा बना के रखना है। ठीक? बने रहिए चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल बटन दबा दीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।